अगर फिलहाल आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप भी सपना देखते हैं आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए को ज्वाइन करने का, तो आज का ये सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि किसी भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स या वर्किंग प्रोफेशनल का जो डेली शेड्यूल होता है वो एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, और वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय पीडब्ल्यू पर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए क्या है। आईएमए की अगर बात करते हैं तो मतलब है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एएफए की बात करते हैं तो एयरफोर्स एकेडमी। आईएनए की अगर बात कर रहे हैं तो इंडियन नेवल एकेडमी। और वहीं अगर हम ओटीए की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट मीनिंग है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ये सारी की सारी जिन एकेडमी के बारे में हमने जिक्र किया है, ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की प्री कमीशन्ड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहां पर किसी भी कैंडिडेट्स को जेंटलमैन कैडेट्स की तरह ट्रीट कर कर एक वेल ह्यूमन बीइंग बनाया जाता है ताकि वो फौज के अंदर अपने सर्विसेज देने के लिए रेडी रहे। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में सीडीएस का एग्जामिनेशन होता किस तरीके से है। तो अगर हम सीडीएस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सीडीएस का एग्जामिनेशन एक वन डे एग्जामिनेशन है, जहां पर अगर आप आईएमए, ईएफए और आईएनए को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक सिंगल डे के अंदर 3 डिफरेंट पेपर से गुजरना पड़ेगा। ये 3 डिफरेंट पेपर कौन कौन से हैं? ये पेपर है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या जिसको आप जीएस बोल सकते हैं, और साथ ही साथ ये है मैथमेटिक्स का। वहीं अगर आप ओटीए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा या 2 पेपर से आपको गुजरना पड़ेगा। ये पेपर है आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। लेकिन एक स्पष्ट बात आपको और समझनी पड़ेगी कि अगर आप आईएमए, आईएनए, एएफए या ओटीए को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी के लिए एक अलग से ओवरऑल कट ऑफ बनाई जाती है, और अगर कोई भी कैंडिडेट्स इन ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर लेता है तो क्लियर करने के बाद उसको एसएसबी के लिए इनवाइट किया जाता है, और एसएसबी में सफल होने के बाद वो अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग से गुजरता है और अपनी रिस्पेक्टिव डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ आपको एक स्पष्ट बात यहां पर और समझनी पड़ेगी कि आईएमए, आईएनए, ओटीए या एएफए की अगर हम लोग बात करते हैं, इन सभी के लिए या ओवरऑल अगर हम सीडीएस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सीडीएस एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने एक इनडायरेक्ट कट ऑफ भी फिक्स कर रखी है, और वो कट ऑफ है आपके 20% इन ईच सब्जेक्ट आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा। तो ये तो रहा ओवरऑल सीडीएस के बारे में जो हमें समझना था। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप अभी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर है या अभी आपका कॉलेज चल रहा है, तो आप किस तरीके से सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये हमारा अल्टीमेट एम है इस सेशन का। तो सबसे पहले तो आपको एक स्पष्ट रूप से एक बात समझनी होगी कि किसी भी कैंडिडेट, अगर हम बात कर रहे हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, उसका ओवरऑल जो डेली शेड्यूल होता है वो काफी हेक्टिक होता है, और उस डेली शेड्यूल से सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए टाइम निकालना अपने आप में एक टफ बात है और अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। अगर हम किसी भी ग्रेजुएट या वर्किंग प्रोफेशनल की बात करते हैं तो उसका वर्किंग शेड्यूल किस तरीके से होता है वो हमें समझना है। तो आज के इस शेड्यूल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हमारा अल्टीमेट एम क्या क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने पड़ेंगे कि एक्चुअली में लाइफस्टाइल जो एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल या कोई भी एक कॉलेज वाला स्टूडेंट होता है वो क्या फॉलो करता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब इस लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ रेमेडीज होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ कमियां होंगी, वो हमें शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि लाइफस्टाइल आप ये ना फॉलो कर कर आपको क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये तो रही लाइफस्टाइल की बात जो आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 4 to 6 मंथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आज के सेशन के अंदर यह भी बताने वाला हूं कि एक्चुअली में अगर आप सीरियस वे में या एक सच्ची श्रद्धा के साथ, ईमानदारी के साथ सीडीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आपको अपना कितना घंटा देना पड़ेगा, कितने आवर्स आपको डेडिकेटेड स्टडीज में देने पड़ेंगे फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ या 6 मंथ के लिए। तो मैं आपके सामने एक प्लान भी लेकर आऊंगा जहां पर हम लोग 400 आवर्स का प्लान डिस्कशन करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो कॉलेज के अंदर है या वर्किंग प्रोफेशनल है तो किस तरीके से अपने स्टडीज को इस 400 आवर्स के प्लान्स के अंदर डिवाइड करेगा और किस तरीके से परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्लानिंग होने के बाद आपको कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा, या आप एबीसीडी कोई भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो उसको किस वे में आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के सेशन का रोड मैप आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का जो डेली शेड्यूल होता है वो काफी हेक्टिक होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जो अभी कॉलेज के अंदर है उसका डेली शेड्यूल किस तरीके से होता है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी एक स्टूडेंट होता है वो जल्दी, अगर हम सुबह की बात करते हैं वो 7 बजे के आसपास तक उठता है। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं एक जनरल एस्पेक्ट आपके बारे में बता रहा हूं। वेकअप वो होता है नॉर्मली 7 AM के बाद, उसके बाद वो कॉलेज तक पहुंच जाता है 9:30 के आसपास से उसका कॉलेज। अब वेरिएशन हो सकता है, किसी का कॉलेज 10, 11 जल्दी भी हो सकता है, मैंने एक जनरल एस्पेक्ट आपके सामने लिया। कॉलेज जाने के बाद वो कॉलेज से बैक करता है, फॉर एग्जाम्पल 4 PM तक वो बैक हो रहा है, 5 PM भी 6 PM भी वेरिएशन हो सकती है। उसके बाद वो किस पे जाता है, एक वॉक या फिर रेस्ट पर जाता है, वो कॉलेज से आने के बाद लेता है। आफ्टर डेट वो स्टडी भी करता होगा नॉर्मली। ये वो प्लान है जो आप नॉर्मली फॉलो कर रहे हो, है ना। कोई भी वर्किंग स्टूडेंट हो, जो कोई भी एक कॉलेज स्टूडेंट है उसका स्टडी करते होंगे, फिर उसके बाद आप 9 PM तक एक डिनर ले लेते होंगे, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे उसके बाद एक स्टडी सेशन पर बैठ जाते होंगे 10 PM तक, और वो 12:30 बजे तक जो अपनी एक स्लीप ले लेते होंगे। ये एक नॉर्मली प्लान है जो आप फॉलो करते हो किसी भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर हम बात करते हैं किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल का डेली शेड्यूल इससे भी रिजिड होता है, इससे भी टफ होता है। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल वेकअप हो रहा है सपोज करो 7 AM तक, उसके बाद उसको ऑफिस पहुंचना है 9 AM तक, वो अपने ऑफिस से वापस आता है 6 PM तक, उसके बाद वो एक वॉक या रनिंग पर जाता है अगर नॉर्मल हैबिट है 7 PM तक। देन अगर हम लोग बात करते हैं वो अपनी स्टडी के लिए बैठता है सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए 8 PM तक, फिर वो एक डिनर लेता है 10 PM तक, और फिर उसके बाद हो सकता है वो एक पोस्ट डिनर स्टडी के लिए बैठ जाए 11 PM तक। इतना सब करने के बाद थकान आनी ऑब्वियसली सी बात है, फिर वो एक स्लीप लेता है 12 बजे तक। तो अगर हम इसको देखें प्लान को, इससे पहले वाले प्लान को देखें और इस वाले प्लान को देखें, तो हमारा स्टडी के लिए टाइम कहां पर निकला है, हमारा स्टडी के लिए टाइम यहां निकला है करीबन 1-1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, और ओवरऑल हमारा स्टडी का टाइम कहां पर निकला है, यहां निकला है करीबन 1-1.5। तो 24 घंटे के अंदर हम लोग ऑब्वियसली अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम हमारे लिए स्टडी के लिए यहां पर निकला है। इस प्लान के साथ अगर हम सीडीएस एग्जामिनेशन को क्रैक करना जा रहे हैं तो एक अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ हमको यह मालूम है कि यूपीएससी ने अपना सीडीएस एग्जामिनेशन का पैटर्न भी काफी टफ और रिजिड कर दिया है, उसको लेवल ग्रेड अप करता जा रहा है। और लेवल अगर ग्रेड अप हो रहा है तो हमें भी अपनी परफॉर्मेंस में एनहांस और ग्रेड अप करना पड़ेगा, हमें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम इनपुट देना पड़ेगा ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो हमें किस तरीके का एक स्टडी प्लान या हमें किस तरीके का एक लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है कि आपको अगर सीडीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, और इस लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना है, और सेम लाइफस्टाइल को आप अपने नेक्स्ट 4 मंथ या 6 मंथ जब तक आपका सीडीएस एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक आपको इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। तो वो लाइफस्टाइल है क्या, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट लाइफस्टाइल यू ऑल हैव टू फॉलो, दिस इज द लाइफस्टाइल। अब ये जो लाइफस्टाइल है ये दोनों के लिए, भले ही आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप किसी कॉलेज के फाइनल ईयर के अंदर है या अभी आप कॉलेज के अंदर गए हैं, दोनों के लिए ये एक प्लान, मैंने लाइफस्टाइल का प्लान आपके लिए बनाया। कोशिश करेगा आप सुबह 7 बजे ना उठकर जल्दी उठ जाइए, 5 PM तक आप वेकअप हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम लोग बात करते हैं जल्दी सुबह उठना अच्छा होता है हमारी बॉडी के जेस्चर्स के लिए, हमारी बॉडी के पोस्चर्स के लिए, और हमारी बॉडी के ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि साइंस कहती है कि अगर आप जल्दी सुबह उठते हो तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, और फ्रेश माइंड के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ना,
किसी भी टॉपिक को समझना, किसी भी कंसेप्ट को रिवाइज करना सबसे इजीएस्ट होता है। तो कोशिश करेगा कि आप सुबह जल्दी उठे बाय 5 PM तक। सुबह उठने के बाद जैसे आप जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद आपको अपनी बॉडी को अवेक रखना है, जिंदा रखना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 5 बजे तो उठ गए लेकिन आप फिर सो गए 2-3 मिनट के बाद और घर वाले पूछे और आप खुद को आप जवाब दे रहे हो कि हाँ मैं तो सुबह उठ गया था। नहीं, आपको अपनी बॉडी को अवेक करना है। उठने के 10 मिनट बाद आप फ्रेश अप हो जाइए और आप ल्यूक वाटर, थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म सा पानी आप ले लीजिए। हो सकता है तो उसमें जीरा वाटर भी आप ले सकते हो, है ना। अगर आपके पास है तो आप योगर्ट, कोई दही है, कुछ बेरीज वगैरह उसके अंदर डालकर, या आपको कॉफी या चाय है तो आप वो ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अवेक रहेगी, आपको दोबारा नींद नहीं आएगी और आपको आलस नहीं आएगा और आपकी बॉडी एकदम एक्टिवेटेड हो जाएगी। किसके लिए? स्टडी के लिए। अब क्या करना है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अवेक होने का तुरंत वो वर्कआउट के लिए चले जाते हैं या योगा या मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं। कोशिश करेगा जल्दी उठने के बाद आप स्टडी पर लग जाओ। मतलब 5 से 5:30 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हाफ एन आवर में आपने जो भी आपकी बॉडी की डिमांड है वो आपने कंप्लीट कर ली और 5:30 पर आप एक मॉर्निंग स्टडी के लिए बैठ गए हैं, सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए 5:30 पर। मैंने आपको बताया है कि आप फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं तो कंसेप्ट को रिवाइज, मेमोराइज और उसको अच्छे से समझने के लिए ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है एज पर द साइंस। तो आप उठिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग आप पढ़िए। मॉर्निंग पढ़ने के बाद अगर हम बात करते हैं फिर क्या, आपको 1.5 घंटे की एक अच्छे से स्टडी करनी है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। तो बॉडी का ध्यान रखने के लिए आप किसी भी रनिंग पर जा सकते हैं या आप मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं या जॉगिंग, जो भी आपको सुटेबल, आपकी बॉडी डिमांड करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, योगा सेशन आपको अच्छा लगता है, आप कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट पर जाइए। 7 PM तक चले जाइए और आप 7:30 AM तक वापस आ जाइए और अपने उसके बाद अपने कॉलेज या आप अपने जो भी ऑफिस है उसके तैयार होने के लिए रेडी हो जाइए। और आप उसके बाद 9 AM तक या 9 की अगर हम लोग बात करें, आप अपने कॉलेज या अपने अपने वर्किंग इंस्टीट्यूट्स पर आप पहुंच गए हो। ये सब करने के बाद अब क्या है, आप पूरे ऑफिस में रहे, ऑफिस में आपकी बॉडी एक अच्छे से परफॉर्म करेगी क्योंकि आपको पॉजिटिविटी आ रही है कि मैं जल्दी उठाऊं, मैंने पढ़ाई करी है, मेरा जो डेली टारगेट था वो मैं कंप्लीट करके आऊं, साथ ही साथ मैंने अपनी बॉडी पर भी ध्यान दिया, फिजिकल एंड्योरेंस पर भी ध्यान दिया। मैं यहां पर ये क्यों बात कर रहा हूं कि आपको रनिंग भी करनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं सीरियस एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको रिटर्न निकालने के बाद एसएसबी में भी जाना पड़ेगा। एसएसबी में जब आप जा रहे हो तो वहां पर आपका जो जीटीओ टास्क होगा वहां पर फिजिकल एंड्योरेंस आपकी देखी जाती है। अभी से आप फिजिकल एंड्योरेंस में यूज्ड अप नहीं हो तो वहां जाकर आपको थकान ऑब्वियसली 100% होने वाली है। तो अभी से उसको अपने डेली शेड्यूल के अंदर मेंटेन कर लिए। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर वर्कआउट की बात कर रहा हूं, इससे आपके ओवरऑल बॉडी का ब्लड फ्लो भी कंट्रोल में रहता है और अगर आपके बॉडी का ओवरऑल ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन लेवल अच्छे कंट्रोल में होगा तो यू विल परफॉर्म बेस्ट, यू विल परफॉर्म बेस्ट एंड बेस्ट, ये याद रख लीजिएगा। तो एक कॉलेज के बाद, ऑफिस के बाद आप अपने घर वापस आते हैं, सपोज करो आप 6 PM तक अपने घर वापस आ जाते हैं। आने के बाद आप क्या करिएगा, 30 मिनट्स की अगर हम लोग बात करें, आप फ्रेश अप हो जाइएगा, पानी वानी आपको जो भी पीना, अपने कपड़े वगैरह आप निकाल कर बिल्कुल एक नॉर्मल रिलैक्स में आ जाइएगा, अपने शूज वगैरह निकाल के, ताकि आपका ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाए। फिर आप एक अच्छा स्पोर्ट्स सेशन जरूर लीजिएगा। जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, एक स्पोर्ट्स आपको पक्का पकड़ना पड़ेगा और पक्का आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप स्पोर्ट्स सेशन के लिए 6:30 PM तक आप निकल जाइए, ठीक है। सो प्ले स्पोर्ट्स एट 6:30 PM आप कर लीजिए, बिल्कुल मतलब 1 घंटा करीबन आप अच्छे से खेलिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कहा जाता है फ्रेश माइंड के साथ अगर आप स्टडी करोगे तो आप बेटर परफॉर्म करोगे। आप हेक्टिक शेड्यूल में, अभी आप अपने ऑफिस से आए, अपने कॉलेज से आए, तुरंत आप स्टडीज पर बैठ जाओ, माइंड को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। माइंड को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट जरूर चाहिए और इससे मैंने आपको बताया आपका ओवरऑल ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। वहां से आने के बाद एक आप अच्छा सा बात लीजिए, अपना पसीना वसीना सब साफ करिए, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ अब आप स्टडी करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन मैं यहां पर आपको एक सजेशन दूंगा, आप स्टडी करने से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि साइंस कहती है कि डिनर आप जल्दी करें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि डिनर को डाइजेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 4 आवर का टाइम पीरियड चाहिए और अच्छा डाइजेशन अगर आपका होगा तो आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी।
और बॉडी परफॉर्म करेगी तो आप लॉन्ग टाइम तक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, अपने अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो एक पोस्ट डिनर सेशन में बैठने से, पोस्ट डिनर स्टडी वाले सेशन में बैठने से पहले आप डिनर जरूर कर लीजिएगा और डिनर लाइट रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको भूख लगे, आपने बहुत कुछ खा लिया और खाते ही आपको नींद आ गई, फ्लैट हो गए, नहीं। तो एक लाइट डिनर आप लीजिएगा, सैलेड, कोई दाल वगैरह आपने ले लिए, ठीक है, इस तरीके से आप लीजिएगा। और पोस्ट डिनर लेने के बाद ताकि आपका कंफ्यूजिंग स्टेट में ना रहो, कोई भी आपका एक तरीके से डिस्टरबेंस आपको क्रिएट ना हो, तब आप अपना डिनर पहले ले लीजिए। उसके बाद आप स्टडी के लिए बैठ जाइए 8:30 पीएम तक, और 8:30 पीएम से रेगुलरली आप करीबन 12 बजे तक या 12:30 भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, या 12 बजे तक आप अपना अच्छा सा सेशन ले लीजिए, स्टडी वगैरह आप कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। देखिए, आपकी ओवरऑल एक्टिवनेस, आपकी ओवरऑल एनर्जी, इंक्लूडिंग अगर मैं बात कर रहा हूं इम्यूनिटी की, इंक्लूडिंग डाइजेशन की और इंक्लूडिंग मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब डिपेंड करता है आपके स्लीप के ऊपर, ये सब डिपेंड करता है आपकी हेल्थ के ऊपर। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपका माइंड अच्छा होगा, आपकी स्लीप अच्छी होगी, तो ही आपकी बॉडी परफॉर्म कर पाएगी। तो कहा जाता है कि कम से कम आपको 5 to 6 आवर्स की एक गुड स्लीप लेना जरूरी है। 6 घंटे की आप एक गुड स्लीप तो ले लीजिएगा। देखिए, एक 6 घंटे की गुड स्लीप बहुत अच्छी होती है, विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करते हैं 8 घंटे की ब्रेक में स्लीप। 8 घंटे की आपको नीड नहीं है स्लीप, 6 घंटे की आपको नींद मिल रही है, दैट इज बिंग द बेटर, दैट इज बिंग द बेस्ट एंड द बेस्ट। सो गुड स्लीप ले लीजिए, क्योंकि गुड स्लीप आपके माइंड को रेगुलेट करेगा, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करेगा और आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, आप जिस टाइम पीरियड पे सो रहे हैं उस टाइम पीरियड को अपने थ्रू आउट दी जो आपकी प्रिपरेशन है वहीं पर उसको मेंटेन करके रखिए, उसको कंसिस्टेंट करके रखिए। ऐसा नहीं है आज आप 12 बजे सो गए हो तो चलो थोड़ी सी रील देख लेता हूं, 12:30, 1, 2 बजे सो गए हो। आप अगर 12 बजे सो रहे हो तो मोबाइल स्विच ऑफ सब कुछ करके आप रख दीजिए, रोजाना 12 बजे सो जाइए और रोजाना 5 बजे आप उठना ही उठना है, आपको ये याद रख लीजिएगा। अगर आप एक टाइम टेबल को एक हफ्ते तक फॉलो करोगे वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा और आपको उसको मजा आएगा करने में। और अगर आपने 6 महीने 4 महीने के लिए ऐसा कर लिया, डेफिनेटली है, मैं गारंटेड बता रहा हूं कि आप सीडीएस एग्जामिनेशन के चीथड़े उड़ा दोगे, उसको फाड़ दोगे। तो सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन चीज है जो बहुत से स्टूडेंट इसको लीव कर देते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने आपके लिए एक ऐसा लाइफस्टाइल बताया जहां पर आपके पास स्टडी भी है, जहां पर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, और आपके पास एक डाइजेशन की एक अच्छी सी डाइट प्लान भी आपके पास यहां पर है। तो इस तरीके से आपको ये है जो एक्शन प्लान, ये है जो डेली प्लान आपको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूं, सर मुझे किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, मैं किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दूं, किस हिसाब से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, भले वो सीडीएस एग्जामिनेशन हो या एयरफोर्स के एफकेट हो या सीएपीएफ हो, आप उसका एक ओवरऑल ट्रेंड जरूर कर लीजिएगा कि भाई एक्चुअली में सब्जेक्ट मुझे पता है, किस सब्जेक्ट से कितने लगभग क्वेश्चन आते हैं, ये पता होना आपको कंपलसरी होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सीडीएस की प्रिपरेशन करने चल जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि किस सब्जेक्ट की वेटेज बहुत ज्यादा है और किस सब्जेक्ट की वेटेज कम है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट को अगर मैं अच्छे से कर लूं तो मेरा सिलेक्शन बहुत इजीली हो सकता है। तो मैंने एक ओवरऑल एक अप्रोक्सीमेट ट्रेंड आपके सामने बनाया है प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से। अगर हम फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, 9 से 12 क्वेश्चंस के बीच में पूछे जाते हैं। हालांकि अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें, फिजिक्स के क्वेश्चन कम हुए, लेकिन ये एवरेज ट्रेंड की यहां पर बात हो रही है, समझना। केमिस्ट्री के 8 से 11 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 9 से 11 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 21 से 25, हिस्ट्री के 20 से 24 क्वेश्चन, पॉलिटी के 14 से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक के 8 से 10 क्वेश्चन, और करंट और डिफेंस अफेयर से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 13 से 18 क्वेश्चन के आसपास पूछे जा रहे हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के अंदर, ये याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं लेवल, भी मैंने आपके सामने यहां पर बताया कि किस तरीके का लेवल रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गई कि भाई अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन है,
ज्योग्राफी के 20 है, यहाँ हिस्ट्री के 20 हैं, पॉलिटी। तो मेरे टॉप के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मेरे को समझ में आ गया कि भाई साइंस मेरे को डेफिनेटली करनी पड़ेगी। और साइंस का ट्रेंड ऐसा रहता है, अगर हम सीरियस एग्जामिनेशन की बात करें, बेसिक 10th लेवल तक की आपकी साइंस आती है, और हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये साइंस आप सभी ने अपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है, वहां पर आप कर सकते हो। तो आपको प्रायोरिटी खुद को देनी है कि भाई मैं, आप जानते हो मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, वो आप जानते हो। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है और आपको लगता है कि भाई मैं इसको करके अच्छा कर सकता हूं, तो उसको ज्यादा टाइम दीजिएगा, उसको अच्छे से टाइम आप डिवाइड दीजिएगा। तो मैं यहां पर आपके सामने एक 400 आवर्स का स्टडी प्लान बनाने वाला हूं सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए, जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ सीडीएस अगले 4 महीने या 6 महीने के लिए। देखिए एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, अगर हम सीडीएस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो साल में 2 बार एग्जाम होता है। एक आपका अप्रैल मंथ के अंदर होता है और एक आपका जो होता है सितंबर मंथ के अंदर होता है। ये जो अप्रैल और सितंबर के बीच का टेन्योर है, ये थोड़ा सा गैप कम रहता है, और एक जो सितंबर से अप्रैल के बीच का टेन्योर है उसका गैप ज्यादा रहता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप आवर्स की वेरिएशन कर सकते हो, अगर एक में कम है एक में ज्यादा है तो आवर्स की वेरिएशन आप कर सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूं कि डेली आपको 4 घंटे पढ़ना है, तो दूसरे वाले में हो सकता है आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो अलग अलग ट्रेंड है, अलग अलग वेरिएशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने 400 आवर्स या 500 आवर्स को किस तरीके से डिवाइड करें, मैंने एक रफ आपके सामने एनालिसिस बनाया है कि आपको किस तरीके से देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश की बात करता हूं, तो हो सकता है प्रिपोजिशन प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर्स के लिए आप 6 घंटे दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए 10 घंटे, एरर्स के लिए 8 घंटे, सिनोनियम्स एंटोनियम्स के लिए 12 घंटे, इडियम फ्रेजेस के लिए आप 12 घंटे, कॉम्प्रिहेंशंस के लिए 12 घंटे, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के लिए 6 घंटे, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस 10 घंटे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए 6 घंटे, क्लॉज टेस्ट के लिए 10 घंटे और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 8 घंटे। ये मैंने आपके सामने ट्रेंड बनाया है जो आप कर सकते हो। ऐसा ही आपको बनाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये सेम फॉलो करना है, आपको ऐसा एक खुद से बनाना, क्योंकि आप जानते हो कि इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपकी वीक है, और इनमें से कोई ना कोई टॉपिक ऐसे होगी जो आपके स्ट्रॉन्ग होगी। जो स्ट्रॉन्ग है वहां पर कम टाइम दीजिए और जो वीक है आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए। तो ऐसा आपको प्रिपरेशन करने से पहले एक प्लानर खुद से बनाना पड़ेगा। अगर मैं और सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, जैसे मैंने एक प्लानर दिया है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं 78 आवर्स दूंगा, प्लस 8 आवर्स एक्स्ट्रा दूंगा मैप्स के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, किस हेमिस्फीयर के अंदर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, या कौन सा ओशन है, या टाइमलाइन कौन कहां से पास हो रहा है, मतलब ओवरऑल अगर आपको नॉलेज है किसकी कैपिटल क्या है, कहां पर कौन सा डेजर्ट है, तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत इजी है। तो मैंने एक्स्ट्रा 8 आवर्स मैप के लिए वर्क के लिए दिया है। सेम हिस्ट्री के लिए मैंने ऐसे दिया है, हिस्ट्री में भी मैप वर्क इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेस कहां पर, 1857 की रिवोल्ट पूछ रही है कि चंपारण का है, फॉर एग्जांपल अगर पूछ लिया है कि बताइए कानपुर कहां है ना, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मैप वर्क पे भी आपको काम करना है। इकोनॉमिक्स के लिए 24 आवर्स, पॉलिटी के लिए 60 आवर्स, डिफेंस या स्टैटिक जीके के लिए 6 आवर्स, फिजिक्स के लिए 62 आवर्स, केमिस्ट्री के लिए 60 आवर्स, बायोलॉजी के लिए 30 आवर्स। इस तरीके से एक डिवाइड प्लान मैंने आपके सामने। अब ये वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मुझे इतने घंटे में सिलेबस कंप्लीट करना है। ये सब जो प्लानर मैंने आपके सामने दिया, ये क्या है, ये सिलेबस कंप्लीट करने का प्लानर है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, करंट अफेयर्स डेली आपको 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है भाई। अब ये जो प्लानर है, इस प्लानर में जो मैंने आपको डेली लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बताया, इस प्लानर को उस डेली लाइफस्टाइल के अंदर आपको डालना है। आपका शेड्यूल होना चाहिए कि मंडे के दिन मैं ये करूंगा, ट्यूसडे के दिन मुझे ये करना है, वेडनेसडे के दिन ये, थर्सडे के दिन ये, फ्राइडे के दिन ये, सैटरडे के दिन। आज मंडे है तो मंडे अगर मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो 2 सब्जेक्ट में मुझे ये 2 चैप्टर एनी हाउ करने हैं। उसमें कोई भी नो इफ नो बट होना चाहिए। यस तो यस, कंप्लीट तो कंप्लीट, डन तो डन, करना है तो करके ही उठूंगा। ये आपका स्पिरिट होना चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए। और डेली आप करंट अफेयर्स के लिए 1 आवर्स जरूर दीजिएगा। ये 1 आवर्स आप अपने कॉलेज के अंदर भी निकाल सकते हो। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि कॉलेज अगर आपका चला है तो आप रेगुलर आपके सारे लेक्चर चले, आपका ब्रेक भी होता है, आप कुछ फन टाइम भी होता है, कोई फ्री टाइम भी होता है, तो आप कॉलेज में पढ़ सकते हैं।
आप अपने वर्किंग प्रोफेशनल में हैं तो वहां पर आपको कुछ टाइम मिल सकता है, तो आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा, सैटरडे और संडे का जो टाइम है वो आप अपना रिवीजन टाइम बनाइएगा। आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी पढ़ा है, जो भी आपने डिस्कशन किया है, उसको सैटरडे संडे रिवीजन डे के तौर पर आप बनाएगा। भाई एक हफ्ते में जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लेता हूं। रिवाइज करने के बाद मैंने फॉर एग्जांपल रिवर सिस्टम पढ़ लिया है, मैंने साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर सेल एंड टिश्यू पढ़ लिया है, ये साउंड एंड वेव पढ़ लिया है, हिस्ट्री में 1857 रिवोल्ट पढ़ लिया है, पॉलिटी में मैंने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली है, या कुछ भी मैंने पढ़ा है, तो भाई मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा सिर्फ इन्हीं टॉपिक के लास्ट ईयर से, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड से 2024 से उठाऊं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूं। सिर्फ इसी टॉपिक सेल के ही, सेल्स एंड टिश्यू के ही पीवाईक्यू लगाऊं, मैं मॉनेटरी पॉलिसी है उसी के लगाऊं, 1857 रिवोल्ट के क्वेश्चन पीवाईक्यू कौन से हैं वो लगाऊं 10 साल। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जहां मेरा एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो मुझे मजा आने लगेगा, मुझे मेरी भूख, मेरी प्यास सक्सेस के लिए और बढ़ेगी। इस तरीके से आपको फॉलो करना है, और उसके बाद जब आप पीवाईक्यू लगा लो, सेल्फ एनालाइज भी करना है आपको। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ एनालाइज नहीं करते। आपने लगा लिया, भाई देखो तो आपने टॉपिक पढ़ी है लेकिन फिर भी आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं लग रहा, इसका मतलब आपके सोर्स जहां से आपने पढ़ा है उसमें कुछ कमी है। फिर आपने पीवाईक्यू देखा, आपको पीवाईक्यू नहीं हुआ, लेकिन आपने पीवाईक्यू का जब सॉल्यूशन देखा, अच्छा यार इसका सॉल्यूशन ये है, आपके नोट्स में पॉइंट था नहीं, तो आप अपने नोट्स में उस चीज को मेंशन कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप करोगे, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, गारंटीड मिलेगी। एक चीज और समझनी है, जैसे आज मंडे है, आज आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, कल ट्यूसडे है, सोने से पहले आज आपने जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज जरूर करिए, और अगले दिन जब आप सुबह उठ रहे हो, सुबह उठने से पहले एक बार जो आपने पढ़ लिया वो रिवाइज जरूर करिए। हो सकता है आज आपको रिवाइज करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप यही चीज बार बार रिपीटेडली कंसिस्टेंटली करोगे तो एक दिन रिवीजन करने में 3 घंटे लगे, कल 2 लगेंगे, 1 लगेगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा 5 मिनट में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और ये स्टेज आपकी आ जाएगी एग्जामिनेशन से 1-1.5 महीना पहले। तब आप सिर्फ मॉक देंगे, तब आप सिर्फ पीवाईक्यू लगाएंगे, बाकी दुनिया सिलेबस कवर कर रही है और उस टाइम पे आप मॉक लगा रहे हो, अपने स्पीड का एनहांस कर रहे हो, अपनी नॉलेज को एनहांस कर रहे हो, आपने जो रिवीजन किया उसके थ्रू कर रहे हो। एक चीज और समझना, रिवीजन हमेशा क्वेश्चंस के फॉर्म में होने चाहिए, रिवीजन हमेशा क्वेश्चंस की फॉर्म में। अगर आप पीवाईक्यू लगाकर करोगे या एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट लगाकर करोगे, बेटर रिजल्ट आपको देगा, ये याद रखना। अब मैं आपको बात करता हूं कि आपको सिलेबस की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं कुछ सैंपल्स आपको ज्योग्राफी पता होना चाहिए, भाई सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस की बात करो तो फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है बेटा। वहीं अगर हम लोग बात करें फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको टॉपिक आपने कवर करी, उसको मार्कर से कर दिया टिक, ये मैंने पढ़ लिया। तो ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज अगर आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आसान रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, खत्म करो। आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया, जो जो टॉपिक खत्म करो। इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसे हिस्ट्री का, हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, एंसाइंट हिस्ट्री आपके सामने सिलेबस है, जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसको टिक करते रहो। इस तरीके से सेम मेडाइवल हिस्ट्री का पढ़ लिया, खत्म। सेम एंसाइंट हिस्ट्री के बाद अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, सेम आपको इस तरीके से फॉलो करना है। ये आपका प्लानर हर सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए, मैंने एक सैंपल आपके तौर पे दे दिया। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल। आपका स्टडी मटेरियल बेसिक होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा बात नहीं होती। आपका फर्स्ट होना चाहिए आपकी एनसीईआरटी, या किसी इंस्टीट्यूट को आप फॉलो करते हो, किसी के नोट्स को आप फॉलो करते हो, उसको ईमानदारी से फॉलो करो। नोट्स मेकिंग खुद से करो। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप अपने दोस्त से बोल रहे हो भाई नोट्स दे दे, नहीं भाई, आपके बनाए हुए नोट्स आपको काम आएंगे। आप लिखकर जो चीज पढ़ रहे हो आपके माइंड के अंदर फिक्स होनी चाहिए। स्टडी मटेरियल जो भी आप फॉलो करो उसको सिंसियरली फॉलो करो। एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है, मार्केट्स में बहुत सारे सोर्सेस वगैरह है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को भी बच्चे फॉलो करते हैं। आप किसी को भी जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको करिए, लेकिन एक सोर्स पर स्टैटिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि जहां देखी थाली प्रात वहां बिता दी सारियत। आज आपको इसके नोट्स अच्छे लगे यहां पढ़ लिए, कल को उसके अच्छे लगे वहां, भटकते रहोगे मधुमक्खी की तरह तो कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह फोकस्ड, एक जगह स्टैटिक होकर चलोगे तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। समझ रहे हो? ये आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस
और एक आपके अंदर ठहराव होगा, मतलब मिलेगा भाई, सिलेक्शन पक्का मिलेगा। ये सब कॉमन चीज आपको फॉलो करनी है। और हाँ, प्रिपरेशन की जर्नी में कई बार डिमोटिवेशन फील होता है, उस डिमोटिवेशन को फील होता है तो वो आपको ही रिमूव करना पड़ेगा। जब भी डिमोटिवेशन फील हो, एक बार माता पिता की शक्ल देख लेना, एक बार माता पिता की तरफ देख लेना, वो जिंदगी का सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेशन होता है। क्योंकि वो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने आपकी सक्सेस के लिए अपने हर सपने छोड़ दिए, हर इच्छाएं छोड़ दी है। शायद उन्होंने अच्छा पहनना छोड़ दिया, शायद उन्होंने अच्छा खाना छोड़ दिया है, अपना पेट भूखा रखा है, लेकिन आपका पेट कभी भूखा नहीं जाने दिया। खुद पसीने में रहे लेकिन आपको एसी पंखा सब दिया है, आपको अच्छी बुक दी है, अच्छी फैसिलिटीज दी है। एक बार उनको देख लीजिए, उनको देख के मोटिवेशन आ जाएगा। और अपना पास्ट, आपका जो पास्ट है वो बिगेस्ट मोटिवेशन होता है। आपकी जिंदगी में ऐसा फेज जब आया होगा जब आपको फेलियर हुआ होगा, जब आपकी किसी ने इंसल्ट की होगी, उस इंसल्ट को जिंदा रखिए, उस इंसल्ट के घाव को खुरच के रखिए, क्योंकि वो घाव आपको जिंदा रखेंगे हमेशा। और ये कलम, इसका साथ से ही आप सिलेक्शन ले पाओगे, किसी की तलवार से सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। कलम का सिलेक्शन, कलम से की गई मेहनत आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगी, ना कि मारपीट से, ना कि मारकाट से कि मेरे को से बदला लेना है। साइलेंटली से वर्क करिए। जो कल आपको देखकर हंसते थे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको देख के सलाम करेंगे और दुनिया आप पर गर्व महसूस करेगी। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ये था आज का सेशन कि किस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल्स और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एक छोटा सा अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके किस तरीके से सीडीएस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और ये एक तपस्या है, इसको 400 घंटे 500 घंटे का स्टडी प्लान अगले 4 महीने 6 महीने के लिए जिस भी स्टूडेंट ने फॉलो कर लिया, पक्का है सिलेक्शन मिलेगा। तो आज इसी सेशन के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूं। एक नए सेशन के साथ फिर से आऊंगा, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ फिर से आऊंगा, जहां पर आपकी काफी मदद की जाए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, तगड़े रहो।